हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और यूपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 12। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो मैं आपको हमेशा की तरह रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 50 क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कल का होमवर्क मैं दे रहा हूँ पॉलिटी में अनुसूची और विदेशी स्रोत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। रिविजन्स के तौर पर हमारा एक बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा, पौधे के कुल। ठीक है, पौधे से संबंधित जो भी कुल हैं उनको आप कवर करेंगे। टॉपिक्स में बात करें तो समाचार पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके संपादक कौन थे, कौन से समाचार पत्र कहाँ से होते थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और करंट अफेयर्स की रही बात तो इसमें हम लोग फरवरी 2021 को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा रहने वाला है कल का होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउसेज गैस निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ जल वाष्प और CFC, ओजोन, ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है, तो कह सकते हैं कि यह जैविक और अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। और इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। और यह एक बंद तंत्र होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से खुला तंत्र होता है, ना कि ये बंद होता है। इस वजह से ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये सभी चीज़ें मैंने आपको इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है, तो अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो जा करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो तानसेन और बैजू बावरा का संबंध आपको पता ही होगा, अकबर से है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखिए। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। तो यहाँ पे जो भी मिलान किया गया बताइए कि कौन किसके साथ गलत तरीके से मैच किया गया। नामदेव की बात करें तो ये महाराष्ट्र के साथ बिल्कुल सही है। चैतन्य जो प्रभु थे, चैतन्य प्रभु, वो बंगाल के साथ संबंधित थे। नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी सही है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित जलाशय का नाम बताइए। टिहरी बांध जो परियोजना है किस पर निर्मित है, किस जलाशय पर निर्मित है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टिहरी जो बांध है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी रामतीर्थ सागर जो है इसी को कहा जाता है भागीरथी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कभी कभी पूछ रहे आपसे कि टिहरी बांध जो है वो किन के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भागीरथी नदी पर स्थित है, तो कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में, उत्तराखंड में स्थित है। और वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध ये माना जाता है टिहरी बांध, टिहरी डैम। ठीक है, नेक्स्ट वन, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुंडनकुलम परियोजना जो वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और मैं आपको बता दूं कि ये 1998 में तत्कालिक जो सोवियत संघ थी उस वक्त, और उसके साथ साथ भारत की ये सरकारों के बीच काफ़ी अच्छी एक समझौता थी, और ये वर्तमान में रूस के सहयोग से कह सकते हैं कि निर्मित था। तो ये तमिलनाडु में स्थित है कुंडनकुलम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था बताइए। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आंग्ल नेपाल युद्ध का संबंध हम सबसे पहले बात करें कि कब हुआ था, तो 1814 से लेकर के 1816 तक चला था। और उस वक्त का समय किसका चल रहा था, तो कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय 1813 से 1823 तक का, तो इनके समय में ये हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस युद्ध का अंत हुआ था
कब? तो संगौली की जो संधि हुई थी, सुगौली कह सकते हैं, सुगौली की संधि 1816 के तहत इस युद्ध का अंत हुआ। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? सहायक नदियों से रिलेटेड हमारी अलग से एक वीडियो बनाई गई है, ऑलरेडी आप जाकर के देख सकते हो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तमिलनाडु में होंगेकल जलप्रपात तथा कर्नाटक में भारचुक्की और गुलमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? होंगेकल जलप्रपात कर्नाटक में भारचुक्की और गुलमुरी जलप्रपात जो है वो सभी के सभी कावेरी नदी पर बनाया गया, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि रिपोर्ट, इसके बारे में आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए। तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। देखिए HDR की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वो प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये विश्व बैंक के द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र का जो UNDP है, UNDP, अब ये UNDP क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। और सबसे पहले 1990 में महबूब उल हक ने इसको लॉन्च किया था। महबूब उल हक जो थे वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ये ध्यान रखेंगे। और HDI जो है कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का, यानी 3 चीज़ों को इसके आधार के रूप में माना जाता है और इसका सूचकांक तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का जो कारक होता है हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु, ठीक है, विषाणु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन कह सकते हैं क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधों की वृद्धि करना, ये होता है गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, बताइए। यहाँ पे एक तरफ पुस्तक दूसरी तरफ लेखक दिया गया, तो बताइए कि कौन यहाँ पे मिलान सही किया गया। तो प्लानिंग एंड द पुअर की बात करें तो BS मिन्हास बिल्कुल सही। इंडिया इज़ फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यन, ये भी सही है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, तो इसको अक्सर ये पेपर में जब पूछा जाता है तो इसका इंग्लिश पूछा जाता है प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी कह सकते हैं M विश्वेश्वरैया के साथ यहाँ पे होना चाहिए, ना कि दादा भाई नौरोजी। ये पॉइंट्स यहाँ पे हमारा गलत है। तो सही क्या है, केवल 1 और 2, यहाँ पे C विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियों में मैंने आपको कई बार करा भी रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने भी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 अनुसूचियों में कुछ अनुसूचियाँ दी गई और इसके साथ इसके संबंधित विषय दिए गए। तो प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, बिल्कुल सही है। सेकंड में जो कि बात किया जाता है तो उनके वेतन के बारे में बात किया जाता है, और थर्ड में जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण की बात की जाती है। जबकि चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख है वो हम कह सकते हैं ये 5वीं अनुसूची में, ठीक है, 5वीं अनुसूची में। जबकि हम यहाँ पे 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे मिलान किया गया, तो बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही है। तीनों पॉइंट्स में से कौन कौन सही तरीके से मैच किया गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बिल्कुल करेक्ट है। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, ये भी बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार जो आता है वो 14 से 18 के बीच आता है, 14 से 18 के बीच, और 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत है। तो सही क्या है, 1 और 2, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है? सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी विल बी करेक्ट आंसर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया महालनोबिस मॉडल किसके साथ जुड़ा हुआ है?
महालनोबिस मॉडल का संबंध जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो इसका संबंध है कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में काफ़ी उद्योगों यानी कि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण विकास किया गया था। तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो कि शहर कौन सा है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में हम सबसे पहले बात करें तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी और ये वर्तमान में पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे, जिसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो 1921 में दयाराम साहनी। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका या फिर इसको प्रस्तावना कह सकते हैं या फिर इंग्लिश में इसको प्रियम्बल्स कह सकते हैं। ठीक है, प्रियम्बल। तो इसमें वर्णन नहीं किया गया किस शब्द का? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा लोक कल्याण। ठीक है, लोक कल्याण का कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था? यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया, यूएसए के संविधान से। जबकि अगर हम बात करें कि इसकी जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये ध्यान रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन्स करता है, अक्सर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साक्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। साक्य दर्शन जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कपिल मुनि के द्वारा। सी यहाँ पे करेक्ट होगा, साक्य दर्शन। नेक्स्ट वन की जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोई कोशिका विभाजन नहीं होता और वो है तंत्रिका। ठीक है, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, तंत्रिका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी ने किसने दी थी? गांधी जी को किसने दी थी? तो गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्होंने ही कहा था जब ये और अफ्रीका से भारत में आए थे, तब इनको कहा, ये सलाह दी थी कि भारत में 1 वर्ष तक पर्यवेक्षक और विद्यार्थी बन के रहने की सलाह दी थी, ताकि अच्छे तरीके से सब समझ जाओ और उसके बाद कांड करना स्टार्ट करना। ठीक है, इस वजह से गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन जो पत्रिका का साप्ताहिक पत्र था और ये जो स्टार्ट किया गया था 1919 में स्टार्ट किया गया था और 1933 तक ये चलता रहा। तो राइट आंसर यहाँ पे हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? बताइए कि ये बात कौन हमेशा कहा करते थे? तो हमेशा ये बात महात्मा गांधी ही कहा करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ये हत्या से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कि किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल की अगर हम बात करें जहाँ पे जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला वो है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित था। यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एक था लाइफ डिवाइन और एक था डिवाइन लाइफ। तो देखिए लाइफ डिवाइन की बात करें तो अरविंद घोष बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम बात करें डिवाइन लाइफ, इसको थोड़ा सा घुमा करके बात करें तो वहाँ पे रविशंकर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 ग्रह कौन से हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, मून नहीं है कह सकते हैं? तो वो 2 ग्रह कौन से? उन 2 ग्रहों का नाम है बुध और शुक्र। यानी स्टार्टिंग के जो 2 ग्रह हैं इनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। और एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, जबकि सूर्य के कह सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा शुक्र होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे आपको और बता दूं, आपको पता है कि जो जितने भी सभी ग्रह यानी 8 ग्रहों में से जो भी 6 ग्रह हैं वो सभी के सभी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि 2 ऐसे ग्रह हैं इसका उल्टा चक्कर लगाते हैं यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। और वो 2 ग्रह कौन से? तो इसको हम किस तरह से याद रखते हैं? एक तो हमारा हो गया यूरेनस और एक हो गया आपका वेनस। ये ध्यान रखिएगा, यूरेनस और वेनस, यानी कि यूरेनस का मतलब हो गया अरूण और वेनस का मतलब हो गया शुक्र। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि
कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते घूमते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट वन, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन 1928 में किया गया था, तो इसके अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया को बनाया गया था। डी विल बी करेक्ट आंसर। कोई वस्तु या फिर पिंड कह सकते हैं एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा? एक समान चाल से घूमती है तो इसके वेग एक समान होंगे, ठीक है, इसका वेग जो कि एक समान रहता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोर्टिसोल, बताइए कि कोर्टिसोल है एक, अक्सर ये पूछा गया है कोर्टिसोल क्या होता है, तो कोर्टिसोल कह सकते हैं एक प्रकार का हार्मोन होता है, यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और कोर्टिसोल के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कोर्टिसोल हार्मोन न सिर्फ तनाव का अनुभव कराता है, साथ ही साथ यह कई अन्य प्रकार से भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने के साथ साथ स्मरण शक्ति को मजबूती देने में भी कोर्टिसोल हार्मोन की भूमिका होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है? अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं, बताइए किसके साथ? अधिकांश जो ईंधन होते हैं कार्बन यौगिक होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतर जो हमारा कार्बनिक यौगिक है वो हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर के बनता है। यहाँ पे सी को टिक करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चेर शासकों ने अपने साथ अभिलेखों में से किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा मलयालम। ठीक है, मलयालम को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या फिर आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये जो व्यवस्था की गई है वो किस में? अनुच्छेद 137। ठीक है, अनुच्छेद 137 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, बताइए कार्बोहाइड्रेट्स का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? जनरली आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम जनरली सूत्र देखें तो ये हमारा होता है CN H2N और ON। ठीक है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे N की वैल्यू इसलिए हमें नहीं पता होता कि क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी मात्रा होगी ये हमें नहीं पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? राइबोसोम्स कह सकते हैं RNA होता है। बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइपोकैलेमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाम से इसमें लग रहा होगा कि आप कैल्शियम की कमी के कारण होता है, लेकिन अगर आप कैल्शियम को टिक करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। पोटेशियम की कमी के कारण। ठीक है, लैक ऑफ पोटेशियम की कमी जो होता है उसको कहते हैं लैक ऑफ पोटेशियम इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा एक गलत तरीके से मैच किया गया रेलवे के मुख्यालय के बारे में? दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद बिल्कुल सही है। केंद्रीय रेलवे भोपाल यहाँ पे गलत है, क्योंकि केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो मध्य रेलवे कह सकते हैं, तो ये हमारा पड़ता है इलाहाबाद में, ना कि भोपाल में। दक्षिण रेलवे चेन्नई और उत्तर रेलवे नई दिल्ली बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट्स, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है, CO जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कारण क्या होता है? तो देखिए इसका कारण ये होता है कि ये जो क्या करता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है, और इस कारण से हमारी दम घुटने लगती है और ये मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोक सेवा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि लोक सेवा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 और 7 का ये रेशियो होता है, 15 और 7। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा मिलान गलत तरीके से किया गया। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करें तो पीटर पायर बिल्कुल सही है। प्लानिंग एंड द पुअर की बात करें तो VS मिन्हास, ये भी बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम कहलाता है। बताइए कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो ओम के नियम से क्या होता है कि V बराबर IR होता है। ठीक है, वोल्ट जो होता है वो हम कह सकते हैं कि धारा और रेसिस्टेंस का गुणनफल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस निकालें या फिर विद्युत धारा निकालें तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन में R, यानी कि वोल्टेज कह सकते हैं, वोल्टेज अपॉन में रेसिस्टेंस प्रतिरोध। तो ऑप्शन सी को देखिए, विद्युत धारा जो वोल्टेज के बट्टे में प्रतिरोध, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनिवेशन के संदर्भ में विचार कीजिए। एनिवेशन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि होम रूल आंदोलन की शुरू करने के लिए जिम्मेदार थी, बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी, ये पॉइंट्स गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से ये नहीं थी, लेकिन इनका संबंध इससे था क्योंकि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो भी सफलता का कारण था वो इन्हीं के प्रचार प्रसार से हुआ था। तो हम यहाँ पे संस्थापक सदस्यों में इनको शामिल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, बिल्कुल सही है कि अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में। ठीक है, 1917 में इनको पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था, महिला अध्यक्ष। तो ये बिल्कुल सही है, मात्र एक बार बनी थी। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है। दहेज मृत्यु का उपबंध किया गया है किस में। तो धारा 304 के बी में। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। और साथ ही साथ इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के बी में दहेज मृत्यु का उपबंध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अनुसार जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या फिर शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या फिर उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, और हम आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 364 का ए किससे संबंधित था, फिरौती से संबंधित था, जबकि 363 का ए भीख मांगने में प्रयोजन के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ देखिए वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। तो बुक्सा की बात करें तो बुक्सा ये हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ना कि बिहार में, इस वजह से ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाएगा। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और क्यूज का क्वेश्चन ये कि ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने की थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।